आज हम क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अर्ली 1980s में वेलकम बेंडर, पेरेस पेरर और डेविड एस हॉगनेस ने क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक को डेवलप किया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इस टेक्निक के द्वारा लार्ज डीएनए सेगमेंट्स को स्टडी किया जाता है, उन डीएनए सेगमेंट्स को जिनको इंडिविजुअली हम क्लोन नहीं कर सकते, यानी जिस पूरे डीएनए सेगमेंट को हम अकेले क्लोन नहीं कर सकते। इस टेक्निक में इस लार्ज डीएनए सेगमेंट के जो नोन सीक्वेंसेस हैं, यानी वो एरियाज जिनका सीक्वेंस हमें पता है, उनके जो ओवरलैपिंग डीएनए क्लोन्स हैं उसका सेट बनाया जाता है। इस डेफिनेशन को जब हम इस मेथड को समझेंगे, क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक के स्टेप्स को समझेंगे, तो हमें ये डेफिनेशन आगे और क्लियर होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये जानते हैं कि इसको क्रोमोसोम वॉकिंग क्यों कहते हैं। क्या इसमें क्रोमोसोम वॉक करते हैं? नहीं, इसको क्रोमोसोम वॉकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेक्निक को दो पार्ट में हम समझ सकते हैं, यानी क्रोमोसोम पे वॉकिंग यानी क्रोमोसोम वॉकिंग। क्योंकि इस मेथड में जो हमारा क्रोमोसोम है, लार्ज डीएनए सेगमेंट है, उसमें किसी नोन लोकेशन से यानी किसी नोन सीक्वेंस से सिस्टमेटिकली आगे की तरफ चला जाता है और ये जो हमारा सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इस टेक्निक के द्वारा हम उस जो क्रोमोसोम है उस पर एक ऐसे जीन को भी सर्च कर सकते हैं जिसका कि कोई क्लोन अवेलेबल नहीं है, तो हम यानी कि जिसका कोई प्रोब अवेलेबल नहीं है। अभी प्रोब क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम उस जीन का भी पता लगा सकते हैं, बट वो जो जीन है वो किसी न किसी मार्कर जीन के साथ लिंक्ड होना चाहिए। मार्कर जीन मतलब वो जीन जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो और जिसका क्लोन अवेलेबल हो। अगर तो वो जीन किसी मार्कर जीन यानी आइडेंटिफाइड और क्लोन्ड जीन के साथ लिंक्ड है तो क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा हम उस जीन को सर्च कर सकते हैं अगर उस जीन का कोई क्लोन या प्रोब अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले इसमें हमें यानी कि इसमें जो हमारा क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक है इसमें सबसे पहले तो जो हमारा मार्कर जीन है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और जो अनमैप्ड सीक्वेंस है उसके आइदर साइड पे ये मार्कर जीन प्रेजेंट हो सकता है। इस मार्कर जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 डज़न से भी ज़्यादा पोजिशनल क्लोनिंग टेस्ट किए जाते हैं जीन लाइब्रेरी में और इन मार्कर्स को पोजीशन किया जाता है। तो जब सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि जो हमारा जीन है उसके क्लोजेस्ट, उसके सबसे पास कौन सा जीन है जिसको हम आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं और क्लोन भी कर चुके हैं, तो जब हमारे क्लोजेस्ट मार्कर का पता चल जाता है तो हम ये क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा अननोन सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हमें मेथड से जो हमारे स्टेप्स यूज़ होते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग में उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो उसके स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप है कि जीन लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरी। इसमें जो हमारा टारगेट डीएनए सेगमेंट है सबसे पहले उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है। जब उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो वो स्मॉल साइज़ के सेगमेंट्स में टूट जाता है। फिर इन स्मॉल सेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग की जाती है और फिर इन सेगमेंट्स को का रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, पैकेजिंग के द्वारा इनको लैम्डा फेज में इंसर्ट किया जाता है। जब ये लैम्डा फेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो ये ई कोलाई जो है जब कॉलोनीज़ बनाती हैं तो हम फिर क्या कहेंगे, जब ये ई कोलाई कॉलोनीज़ बनाएंगी तो हम कहेंगे ये इस टारगेट डीएनए की लाइब्रेरी है, लैम्डा लाइब्रेरी है, क्योंकि जो लैम्डा हमारा फेज है ये इस डीएनए को इंसर्ट कर देगा ई कोलाई के जीनोम में। तो फिर हमारी ये लैम्डा लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी प्रिपेयर हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रोमोसोम वॉकिंग का। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ प्रोब। प्रोब मतलब जैसे हमारे ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हमने इसमें लाइब्रेरी इसकी कंस्ट्रक्ट कर दी। लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा जो फर्स्ट नोन सीक्वेंस है उस नोन सीक्वेंस का हम रेस्ट्रिक्शन मैप बनाएंगे। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही समझा चुकी हूँ उस चैप्टर को, तो उसका वीडियो आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लोजेस्ट मार्कर जीन है उसका रेस्ट्रिक्शन मैप बनाएंगे इस सीक्वेंस का, क्योंकि ये तो हमारा नोन सीक्वेंस है। तो इसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद इसका रेस्ट्रिक्शन मैप बनाएंगे और उसके एक स्मॉलेस्ट पार्ट का, जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्लोन कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट 1 के इतने से पार्ट को क्लोन करके अलग कर लिया।
अब ये क्लोनिंग के बाद हम पीसीआर के द्वारा इस क्लोन को एम्पलीफाई कर लेंगे और इस क्लोन में हम फ्लोरेसेंट मार्कर ऐड करेंगे और फिर ये क्लोन प्रोब की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा सब क्लोन 1 ये प्रोब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारी हुई प्रिपरेशन ऑफ प्रोब। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो प्रोब है, जो हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी है, उसमें ये प्रोब के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जो प्रोब है वो जो भी नेक्स्ट सक्सेसिव फ्रेगमेंट आएगा जिसमें कि ओवरलैप सीक्वेंस की सिमिलैरिटी होगी, वहाँ से ये प्रोब जाके बाइंड कर जाएगा। तो ये जो जहाँ पे ये जाके बाइंड करेगा वो इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसके बाद का सक्सेसिव फ्रेगमेंट होगा। फिर जब ये हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोब इस फ्रेगमेंट से बाइंड किया है, क्योंकि हमने इसमें फ्लोरेसेंट मार्कर डाला है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फ्लोरेसिस करेगा। जब हम यूवी इल्यूमिनेटर पे उसको देखेंगे तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट 2 है। इसके बाद हम अगेन इस फ्रेगमेंट 2 को एम्पलीफाई करेंगे यूजिंग पीसीआर। उसके बाद इसकी रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करेंगे। रेस्ट्रिक्शन मैप के द्वारा हम इसका एक छोटा सा क्लोन, इसका यानी सब क्लोन, इसके छोटे से पार्ट का क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद उसमें फ्लोरेसेंट मार्कर ऐड करेंगे। फिर इस फ्रेगमेंट 2 का छोटा सा जो क्लोन है वो एज अ प्रोब एक्ट करेगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फिर इस प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे जीनोमिक लाइब्रेरी से। तो ये वाला प्रोब अब आगे का जो सक्सेसिव फ्रेगमेंट है उसके साथ जाके बाइंड करेगा ड्यू टू ओवरलैप सीक्वेंस सिमिलैरिटी। तो ये फ्रेगमेंट 3 के साथ बाइंड करेगा। इसी प्रकार हम स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे और हम पूरे डीएनए को इस प्रकार सीक्वेंस करेंगे। तो जो हमारे सक्सेसिव फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमें इससे पता चल जाएंगे। तो इसका सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ओवरलैपिंग क्लोन्स को जनरेट किया जाता है बाय पार्शियल डाइजेशन। उसके बाद क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा इनका सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाता है। अब सबसे पहली बात है, ये प्रोब क्या है। प्रोब जो हमारा इंसर्ट है, यानी कि जो हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद जो जीन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करी थी उसमें जो हमारा सीक्वेंस है उसको हम कह रहे हैं इंसर्ट। उस इंसर्ट का एक छोटा सा पार्ट है, क्यों उसको हम कह रहे हैं प्रोब। उस इंसर्ट का छोटा सा पार्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा इंसर्ट लेंगे तो उसमें बहुत सारे रिपीट सीक्वेंसेस होंगे और वो जाकर के जीन लाइब्रेरी के कई और जीन जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके साथ जाके बाइंड कर जाएंगे। तो इन रिपीट सीक्वेंसेस के चांस को कम करने के लिए शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ इंसर्ट को यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये प्रोब जो है उनमें फ्लोरेसेंट मार्कर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद ये फ्लोरेसेंस करते हैं। यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन जो होता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास फ्रेगमेंट 2 का छोटा सा ही भाग प्रेजेंट होगा, उसको हम पीसीआर के द्वारा एम्प्लीफाई कर सकते हैं। और फ्रेगमेंट 2 के जो सब छोटे से पार्ट को हमें क्लोन करना है जिसको हम प्रोब की तरह यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं यूजिंग पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमने वर्ड यूज़ किया है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, जो प्रोब है वो सक्सेसिव फ्रेगमेंट में ओवरलैपिंग सीक्वेंस सिमिलैरिटी के कारण बाइंड कर जाता है। तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसको एनालाइज ऐसे करेंगे कि जब हमने जो जीन लाइब्रेरी है उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस जब होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जहाँ पे भी प्रोब बाइंड होगा फ्लोरेसेंट मार्कर की वजह से वो यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में वहाँ पे फ्लोरेसेंस जनरेट होगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस फ्रेगमेंट में प्रोब ने बाइंड किया है। तो ये था हमारा क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं और जो म्यूटेशन हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक के द्वारा। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी SNPs होते हैं उनको डिस्कवर किया जा सकता है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक के द्वारा। इसके अलावा जो क्रोमोसोम के दोनों साइड के फ्लैंकिंग रीजन्स हैं जो कि अननोन होते हैं उनको पता लगाया जा सकता है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक के द्वारा। इसके अलावा जो अननोन ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीनोम को भी सीक्वेंस किया जा सकता है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक के द्वारा। ये जो क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक है ये तब यूज़ होती है जब हमारे पास सीक्वेंस तो हमें पता है बट उसका कोई भी प्रोब या क्लोन अवेलेबल नहीं है। ये जो हमारी क्रोमोसोम वॉकिंग है इसके अलावा एक टर्म और है प्राइमर वॉकिंग। प्राइमर वॉकिंग तब होती है जब हमारे लार्ज सेगमेंट जो डीएनए का है जिसका हमें सीक्वेंसिंग करना है
उसका हमें सीक्वेंस लेकिन पता नहीं होता। तो प्राइमर वॉकिंग टेक्निक में क्या होता है, जो नोन हमारा सीक्वेंस है उसको हम एज अ प्राइमर यूज़ करते हैं और उसके बाद आगे तक जितना सेगमेंट की सीक्वेंसिंग होती है उसको सीक्वेंस करते हैं। फिर जो फर्स्ट सेगमेंट बनता है उसके छोटे से पार्ट को एज अ प्राइमर यूज़ करते हैं और आगे की सीक्वेंसिंग करते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका छोटा सा जो एंड का पार्ट है उसे एज अ प्राइमर यूज़ करके फिर सीक्वेंसिंग करते हैं। इस प्रकार प्राइमर वॉकिंग टेक्निक में क्या होता है, अननोन लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है। बट क्रोमोजोम वॉकिंग जो टेक्निक है उसमें सीक्वेंसेस पहले से पता होते हैं, बट जो हमारा जीन है उसका कोई क्लोन या प्रोब अवेलेबल नहीं होता आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके बाद इसके क्या डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो जो क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक है इसकी स्पीड बहुत कम है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को भी इसमें क्लोन करना पड़ रहा है। दूसरा, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टी तब आती है क्योंकि जो जीनोम है या जो जीन लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे रिपीट सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोब है वो कई बार रिपीट सीक्वेंसेस पे जाके बाइंड हो जाता है। थर्ड, इसकी डिफ़िकल्टी ये है कि जो अगर हमारे मार्कर जीन जो हमारे नोन सीक्वेंसेस हैं अगर वो बहुत दूर हों, जो हमारा जीन जिसका जीन का क्लोन या प्रोब अवेलेबल ना हो उस जीन से मार्कर जीन्स अगर बहुत दूर हों तो ये जो वॉकिंग है ये वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर ये वॉकिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फोर्थ है जो क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक है, अगर डीएनए में अनक्लोनेबल सेक्शंस हैं जहाँ जिसका कि क्लोन नहीं हो सकता तो क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक जो है उसको बीच में ही स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रोमोसोम जंपिंग टेक्निक को डेवलप किया गया, जो कि मार्क्स ने 1989 में डेवलप की थी। इसमें जो अनक्लोनेबल सेक्शंस हैं डीएनए को उनको स्किप किया जा सकता है और क्रोमोसोम वॉकिंग कंटिन्यू किया जा सकता है, तो इसको क्रोमोसोम जंपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड होता है। एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक में जो हमें जनरल डायग्राम मिलता है वो इस प्रकार होता है। जैसे ये यूकैरियोटिक डीएनए है 80 kb का, इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और लैम्डा आर्म्स में इंसर्ट किया, उसके बाद ई कोलाई में इन्फेक्ट करके लैम्डा लाइब्रेरी जनरेट करी। इसके बाद हमने फर्स्ट फ्रेगमेंट से सबसे पहले उसको सब क्लोन किया उसके स्मॉल फ्रेगमेंट को और उसको प्रोब की तरह यूज़ करने के बाद यूज़ करा और ये प्रोब से हमने पूरी लाइब्रेरी को स्क्रीन किया। स्क्रीन करने के बाद हमें जो ये प्रोब है ये जाके एडजेसेंट लैम्डा क्लोन से बाइंड हो जाएगा। फिर हमने एडजेसेंट लैम्डा क्लोन का एक छोटा सा सेगमेंट उसको प्रोब की तरह यूज़ किया और जीन लाइब्रेरी को फिर से स्क्रीन करा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के बाद हमें कई सारे ओवरलैपिंग लैम्डा क्लोन्स जनरेट हो जाएंगे ड्यू टू पार्शियल डाइजेशन। तो ये डायग्राम हम लोग को जनरली बुक्स में मिलता है इसके लिए। तो यहाँ पे अभी हमारा चैप्टर एंड होता है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्निक के लिए। अगर आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर।